नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक राष्ट्रीय एकीकरण या भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख समस्याएं। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख समस्याओं में अध्ययन किया था आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयतावाद। ये तीन टॉपिक हमने शुरू में कर लिए। क्षेत्रीयतावाद में जो हमारा अध्ययन चल रहा था, क्षेत्रीयतावाद में हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि क्षेत्रीयतावाद का हमने कहाँ कहाँ तक अध्ययन किया। हमने शुरू में अध्ययन किया क्षेत्रीयवाद का अर्थ। हमने शुरू में इसका अध्ययन किया कि क्षेत्रीयवाद का अर्थ क्या है, क्षेत्रीयवाद किसे कहते हैं। दूसरा हमारा था क्षेत्रीयवाद ऐतिहासिक विरासत। ऐतिहासिक विरासत भारत में क्षेत्रीयतावाद की धारणा, क्षेत्रीयतावाद कहाँ से होगा, तो इसका ऐतिहासिक विरासत का अध्ययन करने पर हमें यह महसूस हुआ, हमने यह अध्ययन किया कि ये ब्रिटिश सरकार की देन है। फिर था भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण क्या रहे, हमने कारणों का अलग अलग विश्लेषण किया था, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, भाषा, जाति और पृथक प्रतिनिधि। फिर हमने क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण किया। फिर हमने क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण, ये विश्लेषण हमने 7 शीर्षकों में किया कि क्षेत्रीयतावाद कहाँ कहाँ प्रभावित करता है। विश्लेषण का मतलब क्षेत्रीयतावाद कहाँ कहाँ प्रभावित करता है। हमें पहला इसका यह था कि क्षेत्रीयतावाद के कारण पृथक राज्यों की मांग होती है। दूसरा हमारा था अंतर्राज्यीय झगड़े होते हैं। तीसरा हमारा था स्वायत्तता की मांग होती है। चौथा हमारा था केंद्र राज्य संघर्ष होती है। पांचवा हमारा था उत्तर दक्षिण की भावनाएं होती है। छठा हमारा आता है इससे भाषावाद पनपता है। और सातवां हमारा था इसमें पृथक राज्यों, पृथक देश, पृथक क्षेत्र की मांग होती है। इस प्रकार से हमने विश्लेषण 7 टॉपिकों में किया। विश्लेषण 7 टॉपिकों में किया। फिर हमने भूमिपुत्र की धारणा को पढ़ा। भूमिपुत्र की धारणा का हमारा धारणा ये थी कि जो जिस क्षेत्र से संबंधित अपनी मांग को मुख्य मानता है वही भूमिपुत्र है, उसी के आधार पर भूमिपुत्र। फिर हमने क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम की बात की। दुष्परिणाम क्या है क्षेत्रीयवाद के, क्षेत्रीयवाद से हानियां क्या है, क्षेत्रीयवाद से हमें किस किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये हमने 5 दुष्परिणामों का अध्ययन किया। कितने दुष्परिणामों का अध्ययन किया? 5 में क्या था? विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव हो जाता है, राज्य केंद्र के संबंध विकृत हो जाते हैं, स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास होता है, भाषा की समस्या और अधिक जटिल हो जाती है और राष्ट्रीय एकता की चुनौती होती है। ये हमने क्षेत्रीयतावाद के इतने टॉपिकों का अध्ययन पूर्व वाले वीडियो में कर दिया। आज जो हमारा अध्ययन रहेगा वो रहेगा क्षेत्रीयता को रोकने के प्रयास। क्षेत्रीयतावाद को रोकने के उपाय। क्षेत्रीयतावाद को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इन उपायों का हमें अध्ययन करना है, इन उपायों का हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला दुष्परिणाम क्या था? विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष और तनाव हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि संघर्ष और तनाव क्यों आता है? जब एक को हम प्राथमिकता दें, एक को हम प्राथमिकता न दें, एक को हम ज्यादा मान सम्मान दें, एक को हम मान सम्मान कम दें, इस स्थिति में संघर्ष और तनाव की स्थिति होती है। तो सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे उप सांस्कृतिक संतुलन का भी विकास हो सके। यानी पहला है उप सांस्कृतिक
संतुलित विकास को, उप सांस्कृतिक संतुलित विकास को। इसका सबसे पहला ये रहता है कि केंद्र सरकार की नीति इस प्रकार से होनी चाहिए कि एक संस्कृति को नहीं प्राथमिकता दे, एक संस्कृति के प्रोत्साहन मत दे, एक संस्कृति को आगे बढ़ने की नीति अपनी मतलब नहीं, एक संस्कृति के लिए ही सब कुछ न करे, इस प्रकार की नीति होनी चाहिए, इस प्रकार का सरकार की योजनाएं होनी चाहिए, इस प्रकार की सरकार की कार्य नीति होती है और इस प्रकार के कानून होने चाहिए जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास हो, उप सांस्कृतिक संतुलित आर्थिक विकास हो और उनके बीच जब आर्थिक विकास समान रूप से होगा तो उनके मध्य कोई तनाव नहीं रहेगा। दूसरा है समान आर्थिक सुविधाएं, समान आर्थिक सुविधाएं। सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए कि सरकार सभी क्षेत्रों में समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान करे, जिससे समान आर्थिक सुविधाएं दी जाएगी तो इसके परिणाम स्वरूप अनावश्यक प्रतिबंध और ईर्ष्या की भावना का विकास नहीं होगा। तो इसलिए सरकार को क्षेत्रीयतावाद की भावना को रोकने के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार क्या करती है, कुछ क्षेत्रों को ज़्यादा प्रोत्साहन देती है, कुछ को कम देती है। इसके परिणाम स्वरूप जिस क्षेत्र को कम सुविधाएं मिलती है उस क्षेत्र में क्षेत्रीयतावाद की भावना पनप लेती है। इसका सबसे सुदृढ़ तरीका यह है, सबसे अच्छा उपाय यह है कि सभी को समान रूप की सुविधाएं मिलनी चाहिए। नंबर 3, भाषा संबंधी मामलों का शीघ्र हल, भाषा संबंधी मामलों का शीघ्र हल। सरकार को देश से कोई भी भाषा संबंधी मामला उठता है, देश में कोई भी भाषा संबंधी मामला आगे आता है तो उस मामले को बिना अनावश्यक देरी किए, बिना किसी प्रकार की रोक टोक के उसका उचित करे और हल यह है कि सभी भाषाओं को समान रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दे दी जाए। सरकार को ऐसा नहीं कि इस भाषा को संविधान की अनुसूची में मान्यता इसको नहीं है, अगर एक को देंगे तो दूसरे उसका विरोध होगा। चौथा है हिंदी भाषा को लादा नहीं जाना चाहिए। देश आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा तो घोषित कर दिया, पर इसके साथ ये हिंदियों को जबरदस्त लाभ दी जाए। ऐसा नहीं हो कि उसके ऊपर जबरदस्ती थोप दी जाए कि आपको हिंदी बोलनी होगी, अपितु जबरदस्ती न लाद के हिंदी भाषा को, अपितु इस भाषा का प्रचार ढंग से किया जाना चाहिए। इस भाषा का प्रचार से ढंग से होगा तो स्वतः ही ये भाषा हमारी संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार हो जाएगी। अगर इसका प्रचार ढंग से किया जाता है, अगर इसका प्रचार ढंग से हो तो ये भाषा स्वतः ही संपर्क भाषा के रूप में आ जाएगी, और जब संपर्क भाषा के रूप में आ जाएगी तो इसके प्रचार में हमें ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 5वां है सामान्य ज्ञान को बढ़ावा। सरकार को, केंद्र सरकार को विभिन्न माध्यम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया द्वारा सांस्कृतिक लक्षण के विषय में
सांस्कृतिक जो विरासत है उसके विषय में, सांस्कृतिक विषयों के संबंध में सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। सांस्कृतिकता से संबंधित सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि प्रचार के विभिन्न माध्यम, विभिन्न साधन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के द्वारा सांस्कृतिक लक्षण के विषय में लोगों को अधिक से अधिक सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति सहनशीलता की भावना को बना सकें, लोग इस बात को स्वीकार कर सकें कि यह भी एक हमारी संस्कृति है, यह भी हमारा क्षेत्र है। अगर हम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या और अन्य साधनों से हमारी संस्कृति, सभी संस्कृतियों का समान रूप से सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। नंबर 6, समान प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व। केंद्रीय सरकार या केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे किसी भी क्षेत्र को यह नहीं लगे, किसी भी क्षेत्र को यह महसूस नहीं हो कि उनके साथ पक्षपात किया गया है। और दूसरा, अगर हम सभी लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देते हैं तो पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन होगा और केंद्रीय सरकार के इरादों में कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं करेगा, कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति संदेह नहीं करेगा। नंबर 7, आकांक्षाएं, आकांक्षाएं। जहां तक संभव हो, जहां तक हमें जरूरी लगे, व्यवहारिक हो, जहां तक व्यवहारिक हो, उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए। यदि कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन या संगठन पर न पड़े, हमें इस प्रकार की आकांक्षाओं की पूर्ति की जानी चाहिए जिससे हमें राष्ट्रीय जीवन या सरकार के प्रति कोई बुरा प्रभाव न पड़े, देश के भी कोई बुरा प्रभाव न पड़े। नंबर 8, सौहार्दपूर्ण संबंध। सरकार को, केंद्रीय सरकार को इस प्रकार की नीतियां अपनानी चाहिए, केंद्रीय सरकार को इस प्रकार की नीतियों का अनुसरण करना चाहिए जिसके द्वारा अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए जा सके, अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण स्थापना की जाए। आचार संहिता को अपनाना चाहिए, पारस्परिक विश्वास न टूटने पाए, ऐसे अवसर कभी न आए। उन्हें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की आवश्यकता न हो। संकीर्ण मनोवर्ती स्वार्थी नेताओं को अवसर की ताकत देती है और मौका मिलने पर क्षेत्रीयता की भावना भड़काने का प्रयत्न करते हैं। राज्य सरकारों और विशेषकर केंद्रीय सरकार के द्वारा क्षेत्रीय नेताओं को इस प्रकार का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्षेत्रीयता व आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्षेत्रीयता व आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्षेत्रीयतावाद, आलोचनात्मक मूल्यांकन। स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनमानस में नवीन आकांक्षाएं उठने लगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पंचवर्षीय योजनाएं आदि कार्यक्रम आदर्श थे, लेकिन व्यवहार में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा गरीबी तथा आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयत्न किए गए थे, किंतु व्यवहार में क्या हुआ, गरीबी और आर्थिक विषमता बढ़ती गई। इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय एकता और हितों की अपेक्षा क्षेत्रीयतावाद की भावना को बढ़ावा मिला। जब आर्थिक विषमता बढ़ी,
गरीबी का अनुपात बढ़ा, तो लोगों में क्या हुआ, क्षेत्रीयतावाद बढ़ा, लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की मांगे करनी शुरू कर दी। अब क्षेत्रीयतावाद बढ़ा, क्षेत्रीयतावाद को बढ़ाया, क्षेत्रीयतावाद के परिणाम स्वरूप असंतोष का वातावरण बनता, असंतोष के जो वातावरण बनता उसमें विभिन्न वर्गों द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा शक्ति के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई। ऐसी नवीन दलों का उदय होने लगा जो क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करते थे, जो कि क्षेत्रीय हितों को लेकर शक्ति अर्जित करने लगे। क्षेत्रीयता के आधार पर राज्य केंद्र में सौदेबाजी करने लगे और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दल प्रादेशिक भावना का प्रचार करने लगे। प्रादेशिकता के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाने लगा, सरकार के गठन में क्षेत्रीयता के मानदंड बनाए जाने लगे। इस प्रकार क्षेत्रीयता भारतीय राजनीति की शैली को, भारतीय राजनीति को काफी प्रभावित किया तथा आंदोलनात्मक राजनीति को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय आंदोलन चलाने के लिए, क्षेत्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए आर्थिक विषमता, धर्म, जाति और भाषा का सहारा दिया गया। यथार्थ में क्षेत्रीयता की समस्या आज राष्ट्रीय एकता की कंटक बन गई है, राष्ट्रीय एकता की समस्या में सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। संघर्षात्मक प्रादेशिकता की भावना को समाप्त कर उदार सहयोगी प्रादेशिकता की भावना के प्रचार की आवश्यकता है। डॉक्टर रशीद उद्दीन खान ने क्षेत्रीयतावाद के सकारात्मक पक्ष पर चर्चा करते हुए लिखा है कि यह धारणा गलत साबित हुई कि क्षेत्रीयता के कारण भारतीय संघ छिन्न भिन्न हो गया, अपितु मत अधिक सही साबित होता है कि क्षेत्रीयतावाद और राष्ट्रीयतावाद में सह-अस्तित्व पाया जाता है। भारत जैसे देश में क्षेत्रवाद को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीयतावाद की जो प्रवृत्ति है उसे संयमित, नियंत्रित रूप दे, भेदभाव और राष्ट्रवाद के सामंजस्य की स्थिति को महत्वपूर्ण अंशों में जोड़े। इस प्रकार हमने क्षेत्रीयतावाद की बात, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय एकीकरण या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था की समस्याओं में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की जो समस्याएं थी उसमें हमें कुछ समस्याओं का अध्ययन करना था। कुछ समस्याओं का हमने अध्ययन किया जिसमें मुख्य हमारी समस्या थी आतंकवाद, क्षेत्रीयतावाद। हमने राष्ट्रीय एकीकरण में भारतीय राज्य व्यवस्था की जो समस्याएं थी उनमें हमें जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मिली-जुली सरकारें। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा जो टॉपिक था वो हमने किया। तो हमने भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में भारतीय राज्य व्यवस्था की समीक्षा में बात कर रहे थे आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता। अंतिम जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसका अध्ययन हमने कब करना है वो है मिली-जुली सरकारें। मिली-जुली सरकारें। इसके साथ ही हमारा ये वर्ड सेटिंग का सेकंड पेपर है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हमें फर्स्ट पेपर करना होगा। तो हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में भारतीय राज्य व्यवस्था की परस्पर समस्याएं हैं, उनमें हमने आतंकवाद का अध्ययन किया, जातिवाद का किया, सांप्रदायिकता का किया और क्षेत्रीयवाद का किया। क्षेत्रीयवाद में हमने जो अध्ययन किया, क्षेत्रीयवाद का ऐतिहासिक विरासत, कारण, विश्लेषण, भूमिपुत्र विश्लेषण का मतलब कहाँ क्षेत्रीयवाद हमें प्रभावित करता है, भूमिपुत्र की धारणा और दुष्परिणाम। फिर हमने क्षेत्रीयवाद को रोकने के उपायों की चर्चा की। क्षेत्रीयवाद को रोकने के उपाय करेगी सरकार, हमारी जो केंद्रीय सरकार को क्या क्या करना चाहिए, केंद्रीय सरकार क्या क्या करे जिससे हमारा क्षेत्रीयवाद को रोका जा सके। एक सांस्कृतिक संतुलित विकास, समान आर्थिक सुविधाएं, भाषा संबंधी मामलों का शीघ्र हल। हिंदी भाषा को लादा नहीं जाना चाहिए बल्कि उसका उचित प्रचार होना चाहिए। सामान्य ज्ञान को बढ़ावा, सामान्य ज्ञान कौन सा सामान्य ज्ञान, हमारी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित सामान्य ज्ञान। समान प्रतिनिधित्व, सभी क्षेत्र के लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आकांक्षाओं
अनुसार सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए। सौहार्दपूर्ण संबंध, लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए जाने चाहिए। और क्षेत्रीयतावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए कि हमें कहाँ तक क्षेत्रीयवाद ने प्रभावित किया है। क्षेत्रीयवाद के आलोचनात्मक मूल्यांकन में हमने सबसे पहले उसके दोषों की बात करने के बाद भी हमें इस बात पर निष्कर्ष निकालते हैं, इस बात पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में, भारत जैसे बड़े देश में क्षेत्रीयतावाद उतना नुकसानप्रद नहीं है, क्योंकि लोग अलग अलग क्षेत्र में बन के राष्ट्रीय एकता की प्रति। दरअसल बात यह है, जरूरत हमें इस बात की है कि हमें इस माहौल को, इस स्थिति को उचित रूप से नियंत्रित करना चाहिए। इसको हमें ठीक प्रकार से समझाना चाहिए, इसका हमें ठीक प्रकार से समझ रखने चाहिए, जिससे हमें क्षेत्रीयतावाद में होने वाले नुकसानों से बचा जा सके। इसके लिए डॉक्टर रशीद उदित खान ने क्षेत्रीयतावाद के सकारात्मक पक्ष पढ़े। हमने सारे क्षेत्रीयतावाद के नकारात्मक पक्ष पढ़े। तो डॉक्टर रशीद उदित खान ने क्षेत्रीयवाद के सकारात्मक पक्ष लिखे। उनमें यह स्पष्ट हुआ कि क्षेत्रीयवाद के कारण भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, भारतीय संघ छिन्न हो जाएगा, अपितु यह सही साबित नहीं है। यह सही साबित हुआ कि क्षेत्रीयतावाद और राष्ट्रीय अस्तित्व दोनों सह अस्तित्व है, दोनों साथ साथ चलते हैं। पर बात हमें आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीयतावाद की जो प्रवृत्तियां हैं उसे संयमित और नियंत्रित रूप से क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद में सामंजस्यपूर्ण स्थिति को बनाए रखना चाहिए, जिससे हमें क्षेत्रीयतावाद के साथ साथ हमें संतुलित आर्थिक विकास किया जा सके। संतुलित आर्थिक